Hello students, I am Aarti and I welcome you all to my channel Aarti Education World. डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आपकी 9th क्लास की सामाजिक विज्ञान विषय की वर्कशीट नंबर 52 समझेंगे, पढ़ेंगे और सारे प्रश्नों के उत्तर करेंगे, जिसकी डेट है 10 नवंबर 2020। डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं आपके इतिहास का पाठ 1 फ्रांसीसी क्रांति और इसका पाठ 4 आपका वर्कशीट में आया है। चलिए पढ़ते हैं फ्रांसीसी क्रांति में अब वो आगे क्या हुआ। 1792 से 1794 के दौरान रहा उग्र गणतंत्रवाद का चरण। जब 1700 यानी कि 1789 था, 1779 था, है ना। 1779 की फ्रांस की क्रांति का भय यूरोप के अन्य देशों में भी फैलने लगा। अब क्योंकि फ्रांस की क्रांति कर रही है, जनता ने क्रांति कर दी है, तो अब सभी जगह पे तब क्या था, राजा लोग ही क्या करते थे, शासन करते थे, तो सब जगह उसका डर फैलने लगा। जो पादरी और कुलीन वर्ग फ्रांस से भाग गए थे और जो फ्रांस से चले गए थे, पादरी और कुलीन जो रिच लोग थे, उन्होंने क्रांति के विरुद्ध भावना फैलाई, क्योंकि वो भाग गए थे, वहाँ से भाग गए थे। दूसरे देशों में भी ये डर हो गया, भाई जब जनता ने विद्रोह कर दिया, लोग वहाँ नहीं रह पा रहे हैं, तो हम भी नहीं रह पाएंगे अगर यहाँ विद्रोह हो गया तो, है ना। तो सबको इस क्रांति का डर सताने लगा कि हमारे यहाँ जनता ना उठ खड़ी हो, हमारे यहाँ जो मजदूर वर्ग है वो क्रांति ना कर दे। तो फिर आगे क्या हुआ, फ्रांस के क्रांतिकारी सिद्धांतों का प्रचार सारे यूरोप में होने लगा। जो क्रांतिकारी सिद्धांत आ रहे थे, भाई समानता होनी चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें अब सारे के सारे यूरोपियन कंट्रीज में होने लगा। अभी तो एक देश में था फ्रांस में, अब सारे देशों में होने लगा। ऑस्ट्रिया ने फ्रांस में राजतंत्र को समर्थन दिया, और जो ऑस्ट्रिया थी, जो फ्रांस में राजतंत्र आया, तो उसने राजतंत्र को समर्थन दिया कि भाई राजतंत्र होना चाहिए। इसके विरोध में फ्रांस ने ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध घोषित कर दिया, क्योंकि जब उसने फ्रांस में ये बोल रहा था कि भाई यहाँ पे राजतंत्र होना चाहिए, है ना, राजा का शासन होना चाहिए, और जनता विद्रोह कर रही थी कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए, हमें अधिकार मिलने चाहिए। मजदूरों ने विद्रोह कर रखा था, सैनिकों ने विद्रोह कर रखा था, तो अब उन्होंने बोला भाई ये कौन है जो इसको समर्थन कर रहा है, इसके खिलाफ भी हम युद्ध करेंगे। और उन्होंने इसे निरंकुश राजाओं और कुलीनों के विरुद्ध जनता की जंग के रूप में मान लिया। अब उन सब यूरोपियन कंट्रीज ने क्या समझा कि ये जो युद्ध हो रहा है ना, जनता की जंग हो रही है, और जो भी राजा हैं, जो भी कुलीन है, उनको, मतलब ये अब एक ही युद्ध ऐसा मानने जाने लगा चारों तरफ कि जो राजा और जो रिच लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, उनका और जनता का युद्ध हो रहा है। वयस्क मताधिकार के आधार पर राष्ट्रीय कन्वेंशन का गठन हुआ। अब क्या हुआ, वहाँ पे वयस्क जो एडल्ट थे, जो बालिग थे, उन्होंने मताधिकार करा, जिनको भी मताधिकार का अधिकार था, और वहाँ पे बना राष्ट्रीय कन्वेंशन। नेशनल कन्वेंशन और आतंक का राज। 21 सितंबर 1792 में नेशनल कन्वेंशन का प्रथम अधिवेशन हुआ। सबसे पहला अधिवेशन कब हुआ था, 1792। इसमें जैकोबिन और जेरोदिस्ट दल प्रमुख थे। अब ये आपको याद रखना है, जैकोबिन और जेरोदिस्ट दो दल हैं। जैकोबिन अनुशासित और संगठित थे, ये डिसिप्लिन में थे, संगठित थे, पेरिस पर इनका बहुत ज़्यादा इफेक्ट था। इनके प्रमुख नेता थे रोबेस्पियर। कौन थे, जैकोबिन के नेता। जैकोबिन के जो मेन लीडर थे वो थे रोबेस्पियर। दूसरी तरफ जेरोदिस्ट दल था, ये शिक्षित थे, कुलीन थे, ये पढ़े लिखे थे, इसमें कोई शक नहीं है, कुलीन भी थे, है ना, पैसे वैसे वाले भी थे, लेकिन ये व्यवहारिक राजनीतिज्ञ नहीं थे। मतलब जैसे प्रैक्टिकलिटी में जैसे एक लीडर होना चाहिए, वो चीज़ नहीं थी। इनके प्रमुख नेता थे मैडम रोला और बिस्रो। मतलब जैकोबिन का प्रमुख नेता रोबेस्पियर, और जेरोदिस्ट के प्रमुख नेता थे मैडम रोला और बिस्रो। दोनों ही गुट जनतंत्र के हिमायती थे। दोनों ये चाहते थे कि जनतंत्र होना चाहिए, जनता का शासन होना चाहिए, विदेशी शक्तियों के विरुद्ध युद्ध का समर्थन करते थे। और दोनों ही दल ये चाहते थे अगर विदेशी शक्ति कोई हम पर हावी होए तो उसको कुचल डालो, है ना। दोनों चाहते थे कि ऐसी स्थिति में युद्ध होना चाहिए। जीरोदस्तों का मानना था कि क्रांति बहुत आगे जा चुकी है, इसका अंत होना चाहिए। अब जीरोदस्तों को ये लगता था भाई बहुत युद्ध हो गया, बहुत नुकसान हो गया, अब इसका ख़त्म हो जाना चाहिए, ठीक है। और अधिक सामाजिक समानता के विरुद्ध थे, और वो नहीं चाहते थे कि ज़्यादा ही बिल्कुल ही सामाजिक समानता हो जाए, जितनी हो गई ठीक है, क्योंकि वो जो युद्ध चल रहा था अब बहुत चीज़ें चेंज हो गई हैं, वो ठीक है। वे स्वतंत्रता पर अधिक जोर देते थे। वो इस बात पे ज़्यादा जोर देते थे कि लोग स्वतंत्र होने चाहिए, हमें स्वतंत्रता होनी चाहिए। जबकि जो जैकोबिन लोग थे, जिनके प्रमुख रोबेस्पियर है,
उनको क्या, उनको समानता पर अधिक जोर देते थे। वो ये सोचते थे कि सब समान होने चाहिए और निम्न वर्गों के प्रति सद्भावनापूर्ण रवैया था। अब जो समानता को मानेगा तो सद्भावना तो रखेगा ही सब लोगों से, जब सबको समान मानेगा तो सद्भावपूर्ण रवैया था, सबसे अच्छा रवैया था। अब देखिए नेशनल कन्वेंशन के समक्ष कठिनाइयां क्या आई। क्रांतिकारियों ने 1792 में घोषणा कर दी कि फ्रांस का गणतंत्र स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना पर आधारित है ना। अब क्रांतिकारियों ने 1992 तक आते आते जो फ्रांसीसी क्रांति का चल रही थी, उन्होंने बोला भैया फ्रांस में अब क्या होगा, जनता का शासन चलेगा, स्वतंत्र होंगे सब लोग, समानता मिलेगी और सब में भाईचारे की भावना होगी। तो इस घोषणा से जो यूरोप के निरंकुश शासक थे वो भयभीत हो गए। अब उनका भयभीत होना तो बच्चों लाजमी है। अब जो राजा राज कर रहा है, अगर जनता खड़ी होगी, मजदूर वर्ग खड़ा होगा तो उसका तो राज कच गया, है ना। अगर गणतंत्र होगा, क्योंकि राजाओं को तो कोई वो डर नहीं होता, राजा अपना पूरी जिंदगी राज करते हैं, फिर उनका कोई उत्तराधिकारी आ जाता है, उसको राजा बना दिया जाता है। अब उन्हें डर हो गया भैया हमारी गद्दी न छिन जाए। अब फ्रांस की क्रांति फ्रांस की न होकर पूरी यूरोप की हो गई थी, एक ही देश की नहीं हुई, पूरे के पूरे यूरोप जो भी जितने भी कंट्रीज थे, अब सारे में वो क्रांति की लहर चलने लगी थी। अतः यूरोपीय देश क्रांति के प्रसार को रोकने के लिए एकजुट हो गए। अब क्या हुआ, सारे के सारे यूरोपियन कंट्रियों ने सोचा कि अगर ये बढ़ गई और क्रांति तो हमारे राजकाज भी गए, तो वो सब इकट्ठे हो गए। कौन कौन, इंग्लैंड, हॉलैंड, ऑस्ट्रेलिया, प्रसा सब एक साथ हो गए। इस गुट के ने कई जंगों पर फ्रांस को पराजित कर दिया, है ना। फ्रांस से इन्होंने लड़ाई करी तो उसको पराजित कर दिया। नेशनल कन्वेंशन ने एक प्रस्ताव पारित कर राजतंत्र को समाप्त कर दिया। अब क्या हुआ, नेशनल कन्वेंशन ने एक प्रस्ताव लाए कि अब जो राजतंत्र है ये खत्म हो जाएगा और गणतंत्र की स्थापना कर दी कि अब गणतंत्र ही होगा, जनता का शासन नहीं चलेगा। राजा पर देशद्रोह का मुकदमा चला गया, और जो वहाँ का राजा था उस पर क्या चला गया, देशद्रोह का, गद्दारी का मुकदमा चलाया गया और उसको मृत्युदंड की सजा दे दी गई, है ना। 21 जनवरी 1793 को लुई 16वां फांसी पर चढ़ा दिया गया। और ये कब उसको फांसी लगी, 21 जनवरी 1793 को। ठीक है, हो सकता है बच्चों थोड़ा सा बोरिंग लग रहा हो, लेकिन बोरिंग नहीं है, अगर आप ध्यान से सुनेंगे, कहानी की तरह सुनिए तो आपको समझ आ जाएगा। 16वां फांसी पर चढ़ गया। युद्ध के कारण फ्रांस आर्थिक संकट से गिर गया था। अब कोई भी देश अगर युद्ध लड़ेगा, कोई भी किसी से युद्ध होगा तो उसका जान माल का नुकसान होता है, लोग तो मरते ही हैं, उसके यहाँ जो साधन होते हैं खाने के पीने के वो भी कम हो जाते हैं। तो क्या हुआ, कीमतें बढ़ गई। अमीरों से कर्ज वसूलने का नियम बनाया गया। अब नया नियम आया, भैया अमीरों से कर्जा ले लो, जिसके पास पैसा है उससे कर्जा ले लो। तो जैकोबिनों ने पेरिस की भीड़ और कम्युन की सहायता से कन्वेंशन पर आक्रमण कर सत्ता पर अधिकार कर आतंक का राज्य स्थापन करा। तो इस मौके का फायदा किसने उठाया, जैकोबिनों ने उठाया, है ना। जैकोबिन जो थे उन्होंने पेरिस की भीड़ और कम्युनियों की सहायता, पेरिस की भीड़ की सहायता ली और कम्युनियों की सहायता ली, और क्या करा, अधिकार जमा लिया सत्ता पर काबिज हो गए। और इसको बोला गया था बच्चों आतंक का राज्य। आतंक राज की स्थापना के साथ ही फ्रांस में एक बार पुनः अव्यवस्था हो गई। अब जैसी फ्रांस में पहले जो दिक्कत आ रही थी, अव्यवस्था फैली हुई थी, अब थोड़ा सा गणतंत्र की तरफ बढ़े थे, लेकिन फिर से इन्होंने आतंक का राज स्थापित कर दिया। अब फिर से वहाँ अव्यवस्था फैल गई। रोबेस्पियर के नेतृत्व में इनकी स्थापना की गई। और रोबेस्पियर के नेतृत्व में, क्योंकि रोबिस इनका प्रमुख था, इसकी नेतृत्व में क्या हुआ, इसकी स्थापना हो गई इनके आतंक के राज की। इसमें क्रांतिकारी जन सुरक्षा और स्थापना की गई थी। जो कोई जैकोबिन्स के विरुद्ध काम करता था उसे मृत्युदंड दे दिया जाता था, समझे। अगर जैकोबिन के खिलाफ कोई बोलेगा तो उसको मृत्युदंड, उसे मौत के घाट उतार दिया जाता था। जुलाई 1794 में रोबेस्पियर कैद कर लिया गया और फांसी दे दी गई। लेकिन ज़्यादा दिन नहीं चला ये कितना दिन चला, 1794 में ही रोबेस्पियर को अरेस्ट कर लिया, कैद कर लिया और उसको फांसी दे दी गई। इसी के साथ आतंक के राज की समाप्ति हो गई। और आतंक की राज की समाप्ति हो गई, जब वो मर गया तो फिर आतंक का राज कहाँ होगा। आतंक के राज के बाद उदारवादी नेताओं ने देश की सत्ता संभाली। अब आया सही, उदारवादी जो नेता थे उन्होंने देश की सत्ता संभाली, आतंक राज की व्यवस्थाओं को भंग कर दिया। जो उन्होंने व्यवस्था कर रखी थी, भाई ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, जो उसने नियम बना रखे थे उन्होंने चेंज करे। आतंक के शासन के दौरान लगाए गए मूल्य और पारिश्रमिक पर से नियंत्रण उठा लिया गया। और जो उसने नियंत्रण लगा रखा था, भैया मूल्य इतना ही रहेगा या इतना ही पैसा दिया जाएगा मजदूरों को या किसी को मेहनत करने पर, तो वो अब उठा लिया गया था। अब उन्होंने अपने तरीके से नियम बना लिए थे। ठीक है, अब देखो नेशनल कन्वेंशन जब आ गई तो उसने क्या क्या कार्य किए।
तो अब ये प्रमुख कार्य हैं जो उन्होंने करे, ये देख लेते हैं। सबसे पहला है राष्ट्रीय शिक्षा नीति अपनाई गई और फ्रेंच को राष्ट्रभाषा घोषित करा गया। गुलामी प्रथा को समाप्त कर दिया गया। ऋण न चुकाने को जेल भेजने संबंधी कानून बनाए गए। सबसे बड़े पुत्र को ही उत्तराधिकार देने का कानून समाप्त कर दिया गया, है ना। ये सब उन्होंने अच्छे काम करे आके। राजतंत्र को समाप्त कर गणतंत्र की स्थापना कर दी गई। माप तोल की नई पद्धति ग्राम लीटर मीटर शुरू की। काला बाजारी रोकने के लिए राशनिंग व्यवस्था लागू कर दी। मुआवजा देने की नीति समाप्त कर दी गई। आयकर और युद्ध कर भी लगाए गए। ठीक है, तो ये हो गए उनके कार्य। चलिए अब देख लेते हैं इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं। फ्रांसीसी क्रांति और अन्य यूरोपीय शासक क्यों परेशान थे? तो बच्चों इसका आंसर आप इस तरीके से लिखेंगे। पूरे यूरोप में क्रांतिकारी विचारों का प्रसार बढ़ गया था, ये दिक्कत आ गई थी। शासक वर्ग को अपना पद और गद्दी छिन जाने का डर था। कुलीन वर्ग को अपने अधिकारों से वंचित होने का भय था। तो ये सब कारण थे फ्रांसीसी कारण से अन्य यूरोपीय शासक इसलिए परेशान थे। दूसरा क्वेश्चन है रोबेस्पियर कौन था? तो अभी तो पढ़ा हमने मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर जो था, मैंने इसका देखो ये भी लिख दिया है जब तक के इसका जन्म और मरण। एक फ्रांसीसी वकील और राजनीतिज्ञ थे। क्रांति के बाद जैकोबिन सरकार के प्रमुख बने। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर। तीसरा प्रश्न है आतंक का राज्य क्या था? तो इसका आंसर आप लिखेंगे जब जैकोबियों ने पेरिस की भीड़ और कम्युनिन की सहायता से कन्वेंशन पर आक्रमण कर सत्ता पर अधिकार कर लिया, तो जीरोदस्तों को गिरफ्तार कर आतंक के राज्य की स्थापना की। रोबेस्पियर के नेतृत्व में इसकी स्थापना की गई थी। ये हो गया आपके तीसरे प्रश्न का सही उत्तर। ठीक है, चलिए आप देखते हैं नेशनल कन्वेंशन ने कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य किए। तो बच्चों देखो ये सारे कार्य हैं, इनमें से आप कुछ भी लिख सकते हो। ये जो नीचे है ना, ये सारे कार्य दिए गए हैं, इनमें से लिख लीजिए। और मैंने जो आपके लिए उत्तर तैयार किया है इस तरीके से लिखेंगे तो थोड़ा छोटा हो जाएगा आपका। इस तरीके से लिख लीजिए। नेशनल कन्वेंशन ने एक प्रस्ताव पारित कर राजतंत्र को समाप्त कर दिया। गणतंत्र की स्थापना करी। राजा पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया। मृत्युदंड की सजा दी गई। राजा के वध के प्रश्न पर जीरोदस्तियों की नीति स्पष्ट नहीं थी, वे राजतंत्र के विरोधी थे। और लेकिन देखिए आप इसको काट दीजिए बच्चों, बस इतने कर दो। ठीक है, अगर आप छोटा आंसर लिखना चाहते हैं तो बस इतना कर दो। नेशनल कन्वेंशन को प्रस्ताव पारित कर राजतंत्र को समाप्त कर दिया। गणतंत्र की स्थापना की ली। राजा पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया। लेकिन अगर आप 4 नंबर के क्वेश्चन का या 3 नंबर के क्वेश्चन का आंसर लिखना चाहते हैं तो ये कार्य दिए गए हैं, इनमें से 4 या 5 ऊपर के कार्य लिख लिए। ठीक है, तो ये आपके प्रश्न नंबर 4 का उत्तर हो जाएगा। लेकिन अगर आपको बहुत छोटा सा लिखना है तो आप इसको लिख सकते हैं, लेकिन ये एकदम परफेक्ट बच्चों आंसर नहीं होगा आपको। ठीक है, लेकिन ये है कि आपका 1 नंबर में 2 नंबर में तो ये चल जाएगा। ओके, चलिए स्टूडेंट्स, ये थी आज की आपकी वर्कशीट नंबर 52 SST की। होपफुली वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर बच्चों आपको वीडियो से मेरी हेल्प मिलती है और चाहते हैं मैं वीडियो ऐसे ही बनाती रहूं तो आपको 4 काम जरूर करने हैं। लाइक करना है, अपना प्यारा सा कमेंट करना है और बच्चों आपको सब्सक्राइब करना है। जो भी बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपकी हिंदी इंग्लिश SST की डिटेल वीडियो और आपकी साइंस की भी वीडियो बनाती हूँ। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए विद योर फ्रेंड्स जिससे उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। थैंक यू स्टूडेंट्स।